हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल तक हमने पढ़ लिया था इस फाइस फॉर्म। चलिए जो हमने कल पढ़ा उसका एक बार फटाफट हम गो थ्रू रिवीजन कर लेते हैं और आगे उसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा डोरमेंट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव है, जिसका अभी कोई यूज़ नहीं है, जो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या आज सिर्फ उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि वो अपने नाम पे एसेट होल्ड कर सके, जो एसेट हमें फ्यूचर में काम आएंगी। पढ़ते हैं। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455। where a company is formed by registrar under this act for the future project or hold to an asset। जब कोई कंपनी इस एक्ट में यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा रही है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फिर एसेट होल्ड करने के लिए पर्पस के लिए, जो एसेट में फ्यूचर में काम आएगी, तो उस केस में वो कंपनी कहलाएगी डोरमेंट कंपनी। और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, कोई कॉपीराइट कोई पेटेंट अगर होल्ड करने के लिए भी है तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होने का मतलब क्या है वो हम नीचे पढ़ते हैं एक बार। ये चार ट्रांजेक्शन को छोड़ के अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो सिग्निफिकेंट है। मतलब ये चार ही नॉन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, आप ये मान के चलिए। कौन कौन सी है? पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू रजिस्ट्रार, जब कंपनी बनती है तो उसे रजिस्ट्रार को एक फीस देनी पड़ती है। तो जो फीस दी है रजिस्ट्रार को कंपनी बनाने के लिए, वो फीस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आएगी। पेमेंट मेड बाई इट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट और एनी अदर लॉ, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट या किसी और लॉ की रिक्वायरमेंट के लिए अगर कोई फी पे करी है या कोई पेनल्टी पे करी है, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आती। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए जो शेयर अलॉट करे गए हैं, क्योंकि जब शुरू में ही हम कंपनी बनाते हैं तो या तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर और पब्लिक कंपनी के केस में 7 मेंबर यानी कि 7 सब्सक्राइबर को हमें कुछ शेयर अलॉट करने पड़ते हैं। हमने देखा भी था एक रिलायंस कंपनी का। तो एक सेकेंड मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मेरे को वो स्लाइड अभी है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे उससे। कि एक सेकेंड, ये रहे। इधर जब कंपनी बनी थी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जब बनी थी, तो उसके मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर थे, यानी कि ये शुरू के 7 बंदे थे जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई थी या जिन्होंने मिलकर कंपनी के शेयर खरीदे थे, आप ये मानो। तो इन्होंने कुछ शेयर खरीदे थे। शेयर कितने खरीदे थे? इन्होंने 500 शेयर खरीदे, फिर 100 100 100, और टोटल थे 1100 शेयर, यानी कि 1100 शेयर टोटल में। तो यही कह रहा है वोंगा कि अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो उसका पेमेंट अगर कंपनी कर रही है या अलॉटमेंट कर रही है, वे शेयर कंपनी पेमेंट नहीं कर रही, कंपनी से पेमेंट मिलेगा। कि अगर कोई शेयर अलॉटमेंट करे हैं कंपनी से जिसकी वजह से उसे इनकम हुई है, तो वो इनकम भी सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में नहीं आएगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, कि इस एक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए जो शेयर अलॉट करे गए हैं, वो शेयर पे जो कैश मिलेगा वो भी हमें रिसिप्ट की तरह नहीं शो करेंगे या उसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं मानेंगे हम। जैसे कि हमने दिखा चुका है मैं इस वाली स्लाइड में कि ये 1100 शेयर दिए थे, तो ये इन पे कोई कैश आया होगा इनसे। तो जो कैश आया है वो कैश सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का नहीं माना जाएगा, या फिर इस कहूँ तो इस ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही नहीं माना जाएगा। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, कि चाहे कंपनी चले या ना चले, एक ऑफिस तो होगी उसकी। तो ऑफिस होगी तो उसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी होंगे, कुछ मेंटेनेंस भी होंगे, कुछ छोटे मोटे उसके खर्चे भी होते रहेंगे, रिपेयर्स वगैरह के, या क्लीन क्लीन होएगा तो उसके लिए भी स्टाफ लगेगी। तो ये सब के भी जो छोटे मोटे खर्चे हैं इन्हें भी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि ये वैसे ही छोटे होते हैं, नॉमिनल अमाउंट के होते हैं। तो ये चार चीज़ों को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं माना जाता। इनके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में आ जाती है। क्या चार है? पेमेंट फॉर ऑफ फीस बाय द कंपनी टू रजिस्ट्रार, कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस टाइम पे जो फीस दी है वो नहीं आएगी। उसके बाद कोई इस एक्ट की या किसी और एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कुछ दिया गया है, पेमेंट करा गया है, तो वो भी नहीं आएगा। या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर के टाइम्स
इस एक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए शेयर अलॉट करे गए हैं मिनिमम, जैसे प्राइवेट कंपनी के इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स को करे जाएंगे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम, तो पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 की लिमिट है। तो अगर कोई वो पेमेंट को अलॉट करे हैं तो उसके बदले कुछ मिला है तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। इन शॉर्ट ये ट्रांजेक्शन ही सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। और लास्ट कि जो मेंटेनेंस हो हैं, जो छोटे मोटे खर्च हो हैं ऑफिस के, क्योंकि कंपनी जब बनती है तो उसका एक ऑफिस होता है, चाहे वो बिजनेस करे ना करे। मान लिया गवर्नमेंट कंपनी आज बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन आने वाले टाइम में तो करेगी। और वैसे भी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि एक ऑफिस की एक प्रिंसिपल ऑफिस होता ही है कंपनी का, तो उस पर कुछ छोटे मोटे खर्चे तो होते हैं रिपेयर्स के, क्लीन करने के उसे, या फिर थोड़े बहुत खर्चे तो और रहते ही है। तो उन छोटे मोटे खर्चों को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, क्योंकि उनका अमाउंट वैसे भी बहुत नॉमिनल होता है इस वजह से। तो ये होती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। 4 ट्रांजेक्शन को छोड़ के अगर कोई ट्रांजेक्शन करी है कंपनी ने, उसे कहेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सच अ कंपनी और इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है वो भी हमने लिखा है नीचे। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरी ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। जिसने ना तो पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करी है, और ना ही पिछले 2 साल में कि उस कंपनी ने कोई ऑपरेशन करा है, मतलब कोई बिजनेस का ऑपरेशन करा है, कुछ प्रोड्यूस करा है या कुछ सर्व करा है, तो उस केस में उसे कहेंगे इनएक्टिव कंपनी, की कंपनी एक्टिव यूज में नहीं है, मतलब कंपनी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। या फिर हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और या फिर उस कंपनी ने पिछले 2 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करे। अब एक बात बताओ, मान लो किसी कंपनी ने ट्रांजैक्शन ही नहीं करी, तो वो कहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाएगा अपना? भाई पहले जनरल एंट्री होंगी, उसी से लेजर की पोस्टिंग होगी, उसी से पीएनएल बनेंगे, उसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो अगर जनरल एंट्री नहीं है, किसी चीज़ की कोई एंट्री नहीं है, तो कहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे? वो कहना चाह रहा है ये। तो ये था हमारा डोरमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव यूज में है, जिसने ना तो कोई सिग्निफाइड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करी है 2 साल में पिछले, ना उसने कोई 2 साल में पिछले कोई ऑपरेशन करे हैं, कोई बिजनेस के ऑपरेशन करे हैं, कुछ बनाया है या कुछ बेचा है। तो उस केस में उस कंपनी को कहेंगे हम डोरमेंट कंपनी, जो सिर्फ एक किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, या फिर जिसका पर्पस आज सिर्फ एसेट होल्ड करना है या कोई इंटेंजिबल एसेट होल्ड करना है। इंटेंजिबल एसेट मतलब कोई पेटेंट होल्ड करना है या कोई कॉपीराइट होल्ड करना है, उसका पर्पस। अगली कंपनी थी हमारी अदर कंपनीज में निधि कंपनी। निधि कंपनी है सेक्शन 406 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। निधि कंपनी क्या होती है? ऐसी कोई भी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये निधि कंपनी है, वो निधि कंपनी है। जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह दे कि ये कंपनी आज से निधि कंपनी है, फ्रॉम टुडे, तो उस केस में वो कंपनी उस दिन से निधि कंपनी कहलाएगी। निधि कंपनी का मेन पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जी वो पीपल्स में इन्वेस्टमेंट की आदत जगा सके, पीपल में इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज कर सके पीपल्स को। पढ़ लेते हैं। ए कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। एक ही चीज़ होती है निधि म्यूचुअल, कहीं ना कहीं। तो जो निधि कंपनी है वो जिसे सीधी कह देगी कि ये निधि कंपनी है, वो निधि कंपनी है। निधि कंपनी आर क्रिएट फॉर मेनली फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स इट्स थ्रिफ्ट एंड सेविंग अवर इट्स मेंबर। कि वो कल्टिवेटिंग दी हैबिट मतलब वो आदत जनरेट करती है, आदत बनाती है मेंबर्स के अंदर कि वो सेविंग के टूवर्ड्स जाएं, मतलब वो सेविंग करें, जिससे वो सेविंग आने वाले टाइम में उन्हीं मेंबर्स के काम आ जाती है। पीएफआई, पीएफआई का भी सेम रूल है कहीं ना कहीं। पीएफआई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे सीजी ने ही नोटिफाई करा है कि वो पीएफआई है, तो वो इंस्टीट्यूशन पीएफआई है, जिसे जिसे सीजी नोटिफाई कर देती है। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशंस हैं जो कि ऊपर नहीं थी। उसी इंस्टीट्यूशन को पीएफआई मानेंगे या उसी इंस्टीट्यूशन को पीएफआई मानेंगे जिसे सीजी नोटिफाई करेगी, लेकिन या तो वो इंस्टीट्यूशन किसी सेंट्रल एक्ट से बना हो या स्टेट एक्ट से बना हो, या फिर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर 51% और मोर गवर्नमेंट का होल्डिंग हो। अब यहाँ देखो हमने कल एक इन दोनों को एक साथ पढ़ लिया था, यहाँ और है, हमने और इग्नोर कर दिया था लास्ट टाइम, सॉरी फॉर दैट। कि इधर ए और बी, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ये इंस्टीट्यूशन पीएफआई है, तो उसे पीएफआई मान लेंगे। कब? जब इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ होगा सेंट्रल एक्ट में या फिर स्टेट एक्ट में या फिर प्रीवियस कंपनी लो यानी 1956 या उसके बाद जो अमेंडमेंट होती रही उनमें से किसी कंपनी लो के अंदर, या फिर सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में अगर कोई इंस्टीट्यूशन बना है और उस इंस्टीट्यूशन को सरकार कह रही है कि ये पीएफआई है, तो वो पीएफआई है। ठीक, और है
तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो और गवर्नमेंट कह दे पीएफआई है तो है, नॉट लेस देन 51%, ये वही कंडीशन है जो गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन थी, बिल्कुल सेम है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल एक्ट से बना है या स्टेट एक्ट से बना है या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ से बना है, और उसे अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये पीएफआई है तो उसे पीएफआई मान लेंगे। या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट कंपनी जैसी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, यानी कहा जाए ऐसा इंस्टीट्यूशन जैसे जिसमें 51% और मोर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है, चाहे सीजी हो, एसजी हो, एसजीज हो या बोथ हो। तो उस केस में भी अगर उस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ने कहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इंस्टीट्यूशन पीएफआई है तो उसे पीएफआई मान लेंगे। PFI by virtue of Section 2 subsection 72 of the Companies Act 2013, the following institution are regarded as PFI। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सीजी ने नोटिफाई कर दिया कि ये पीएफआई है तो वो पीएफआई है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सीजी ने करा है नोटिफाई लेकिन किसके कहने पे कहा करा है, आरबीआई के कहने पे करा है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ने आरबीआई के कहने पे करा है कि ये पीएफआई है तो उसे पीएफआई मान लेंगे। एलआईसी पीएफआई के अंदर ही आती है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है इन्होंने। ये एलआईसी एक्ट 2000 वो सॉरी 2000 बोल रहा हूँ सॉरी, एलआईसी एक्ट 1956 के अंदर बना है एलआईसी कॉरपोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल एक्ट है ये। तो ये वाला जो, क्योंकि इंडिया है तो आगे इंडिया लिखा है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एक्ट ही है, सेंट्रल एक्ट है, इसे सीजी ने कहा होगा कि हाँ ये पीएफआई है तो वो बन गया पीएफआई के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पीएफआई है। और स्पेसिफाइड कंपनी रेफर इन यूनिट ट्रस्ट, की कोई यूनिट ट्रस्ट है तो वही पीएफआई है। अब हमने यूनिट ट्रस्ट का भी पढ़ा, यूनिट ट्रस्ट क्या होती है? यूनिट ट्रस्ट इज अ टाइप ऑफ ट्रस्ट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है, वेयर द मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स कॉल्ड यूनिट होल्डर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे मनी मंगाई जाती है और उनके फंड को मैनेज करा जाता है। मतलब एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, आप ये मान के चलो कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारा फंड है, हम जैसे बैंक में डालते हैं वो मैनेज करता है लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं कर पाता, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, तो ऐसी एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जहाँ पे हम अपना कॉर्पस डालते हैं, अपना सेविंग डालते हैं, और तो वो हमारे सेविंग पे एक अच्छा हमें रिटर्न जनरेट करके देता है, उसे कहते हैं यूनिट ट्रस्ट, आप ये मान के चलिए। तो कोई यूनिट ट्रस्ट है तो वो भी पीएफआई के अंदर आ जाता है, और ऐसा कोई ट्रेडिशन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। आई थिंक अब पीएफआई क्लियर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रमोटर। तो प्रमोटर वो बंदा होता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, प्रमोटर वो बंदा होता है जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। प्रोस्पेक्टस आज मैं लाया नहीं, बाकी सब चीज लिया है, प्रोस्पेक्टस है क्या? चलिए आप समझ लीजिए एक बार कि प्रोस्पेक्टस से क्या होता है। जैसे जैसे हम स्कूल में कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं हमको वहाँ प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसके अंदर लिखी रहती है कि ये कॉलेज है, इसकी ये फैकल्टीज हैं, ये इसमें अच्छी चीजें हैं, ये इसके कोर्स ऑफर हैं, सब चीज लिखी रहती है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर। इसी तरीके से कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर भी कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि हम यार ये कंपनी हम इस पर्पज से बनाना चाहते हैं, ये है वे है, मतलब जितनी भी कंपनी के बारे में डिटेल है सब लिखी रहती है उस प्रोस्पेक्टस में। उस प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा रहता है तो उसे कहते हैं प्रमोटर, जो उस प्रोस्पेक्टस पर नाम लिख के आरओसी के पास देता है कि हम ऐसी कंपनी के लिए लेना चाह रहे हैं, नेम रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, आप कृपया उस कंपनी का नेम रजिस्टर करिए और इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराइए। तो उसमें उसके से कहते हैं प्रोस्पेक्टस देना, और वो प्रोस्पेक्टस पे जिसका नाम होता है उस बंदे को कहते हैं प्रमोटर। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और या फिर ऐसा बंदा जो कंपनी के अफेयर्स, यानी कि कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं या कहीं ना कहीं जो डिसीजन है उस पर कंट्रोल रखता हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर का कंट्रोल कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि मीटिंग में डिसीजन शेयर होल्डर को लेना है। डायरेक्टर और अदर, भाई डायरेक्टर का कंट्रोल क्यों आता है? क्योंकि इंप्लीमेंट तो उसी करना है, किस तरीके से कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, किसी के बेनिफिट के लिए कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए कर रहा है। मान लो कोटेशन देना है, कोटेशन में 4 बंदे हैं, एक बंदा उसकी पहचान का है, मान लो उसकी बेनिफिट के लिए, हालांकि ऐसे गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा बंदा जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, चाहे डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, उस केस में उसे कहेंगे प्रमोटर। इन अकॉर्डेंस विद होज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकम्प्लिश टू एक्ट, या फिर ऐसा बंदा जिसके इंस्ट्रक्शन पे, जिसके कहने पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर्स का एक बोर्ड, डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं कंपनी का एक बोर्ड बनता है जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसे जो बोर्ड है पूरे डायरेक्टर का, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स है, उस
उसे एडवाइस करता है, उसे सलाह देने वाला या उसे डायरेक्शन देने वाला जो बंदा है, उसे जो दिशा दिखाने वाला बंदा है, उस बंदे को भी कहते हैं प्रमोटर। कहीं ना कहीं जैसे कोई बंदा है, मान लो अपने अंबानी जी, तो अंबानी जी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहीं ना कहीं बता देते हैं। जब हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेजमेंट उसे बताते हैं कि नहीं आप ऐसे करें, तो कहीं ना कहीं भी प्रमोटर है। ऑल दो उनके पास तो शेयर होल्डिंग भी ज्यादा है, तो वो तो वैसे भी प्रमोटर बन गए, लेकिन वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस वजह से भी प्रमोटर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उनका नाम रजिस्टर में नहीं था, क्योंकि उन्होंने नहीं कंपनी बनाई थी उनके फादर ने। तो एक तरीके से फादर भी प्रमोटर थे, लेकिन अब बेबी प्रमोटर बन गए, क्योंकि बेबी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। उस उनके बाद अनंत अंबानी भी कंट्रोल कर देंगे, तो बेबी प्रमोटर ही बन जाएंगे। दूसरी चीज ये है, क्योंकि देखो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। उसके बाद है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन कंपनी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को फॉर्मेशन कैसे होता है। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि सबसे शुरू में ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी कंपनी बनाने से पहले। क्या वे रिक्वायरमेंट है जो सिंपल हमने पढ़ी थी, नंबर्स ऑफ मेंबर वाली रिक्वायरमेंट, की प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर की जरूरत है, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर की जरूरत है, और ओपीसी है तो मिनिमम 1 मेंबर, वो मैक्सिमम 1 मेंबर ही चलेगा उसमें, वैसे मिनिमम की तो एक जरूरत है ही। तो यही कहना चाह रहा है ये, कि ये कम से कम आप अपने मेंबर की लिमिट तो पहले फुलफिल करिए कंपनी बनाने से पहले। सबसे पहले आपको मेंबर की लिमिट फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हम बताएंगे आगे, वे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी कंपनी बनेगी। ये समझिए आप। तो ये मेंबर्स की लिमिट को सबसे पहले बेसिक लिमिट में माना गया है, इससे सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि मैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर, और मैंने आपको दिखा भी दिया था कल उसमें प्रोस्पेक्टस में, उसमें प्रोस्पेक्टर बोल रहा हूँ सॉरी, पीपीटी के अंदर बताया था। जस्ट अ मिनट, मैंने ये स्लाइड खोल दी। हाँ, मोटर्स। अच्छा, मैं इस वाले में पढ़ाने लगा, मेन वाले में। चलिए, दोनों कॉमन ही है, मैं इस वाले को ग्रुप में डाल दूंगा और क्या है। तो इसी के अंदर मैंने पीछे पढ़ाया था। सेकेंड में काम करता हूँ ना, मैं करता हूँ, यहाँ आ गए हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आप ये मान के चलिए मैं ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें खोल के दिखाता हूँ आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जो भाव जहाँ पर मैं भी ले गया था ना, बिल्कुल जहाँ मैंने मेमो सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम लिखे थे, मैं आपको दिखाता कि वहाँ 7 मेमोरेंडम, 7 भी थे मेंबर पे, क्योंकि लिमिट ही है ना कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, तो इसी वजह से वहाँ मिनिमम 7 थे। कल भी मैंने आपको दिखाया था, वो आप समझ गए होंगे शायद। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये रहे। देखो आप कितने नंबर 100 मेंबर है, आप मुझे देख के बताओ। खुल जा भाई, पूरे ओपन हो जा। हो गई। देखो नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ मेंबर है, ये देखिए आप 7 है, क्योंकि पब्लिक कंपनी 7 से कम मेंबर से बन ही नहीं सकती। और मेंबर्स वही है जिनका नाम सब मेमोरेंडम में लिखा है स्टार्टिंग में, बाद में तो कितने ही आएंगे शेयर होल्डर, लेकिन स्टार्टिंग में तो वही है ना। और कम से कम 7 चाहिए पब्लिक कंपनी में, तो आप देख लीजिए अपने आप 7 है। 7 से कम होते तो ये नहीं बन पाती। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, यहाँ पर मिनिमम 7 है, तो 7 मैंने आपको दिखा दिया, प्रोस्पेक्टस में 7 का नाम लिखा है एज अ मेंबर। नाउ अब हम देखते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनती कैसे है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, और आगे की क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब ऐसी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे फॉर्म करने के लिए वो बताई गई है सेक्शन 3 में, जो नंबर्स ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट है। और फॉर्मेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन मतलब कि कंपनी का जन्म जब होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 7 के अंदर। प्रोवाइड द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, ये प्रोसीजर बताए हैं कंपनी बनाने के लिए। सबसे पहले करना पड़ता है डॉक्यूमेंट की फाइलिंग। आप एक बार बताओ, आप एक छोटे से बैंक में भी जाते हो, अगर अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं, तो उस केस में भी आपसे कितनी चीजें मांग लेते हैं वे, कि भाई आप ये दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए, ये सब चीज मांगते हैं, बहुत चीजें मांगते हैं। तो ये तो कंपनी है, इसमें तो मांगेंगे ही। तो क्या क्या मांगते हैं, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का मेमोरेंडम दीजिए, कंपनी का आर्टिकल दीजिए, साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, जितने भी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है उनके साइन करिए। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम वही बंदे हैं जो मैंने आपको दिखाए, ये रहे, ये 7 बंदे, इनका इनके साइन होंगे,
मेमोरेंडम पे भी और आर्टिकल पे भी। ठीक, उसके बाद एक डिक्लेरेशन लगेगा ऐसे बंदों का जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को क्रिएट करा रहे हैं। जैसे कि मान लो सीए है, सीएस है, सीएमए है। कंपनी लॉ की जानकारी ज्यादातर ही नहीं होती है, आम आदमी को कंपनी लॉ की जानकारी नहीं है, उसको नहीं पता कंपनी कैसे क्रिएट होगी, तो वो किसके पास जाएगा? सीए के। तो ये एज अ हेल्प करते हैं उनकी कंपनी क्रिएट करने में। तो इन्हें भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम सिर्फ एज अ हेल्पिंग एक हेल्प अपनी हेल्प कर रहे हैं, अपने एज अ हेल्पिंग हम कंपनी की एक हेल्प कर रहे हैं, और हमारे इंश्योरिटी सिर्फ इतनी है कि जो लो की रिक्वायरमेंट है हम उन्हें फुलफिल करा दें। कंपनी जो डेटा देगी या कंपनी जो इन्फॉर्मेशन देगी उसके टुवर्ड्स हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये डिक्लेरेशन होता है कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने एक बता दिया ऊपर से कि ये डिक्लेरेशन होता है किसका? जो प्रोफेशनल होते हैं, जो कंपनी क्रिएट कराने में मदद करते हैं उनका। पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेजिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जैसे कि एडवोकेट हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। इन प्रैक्टिस अगर कोई सीएस या सीएमए जॉब कर रहा है तो वो कंपनी नहीं क्रिएट करा सकता। एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। That all requirement of the act and the rule made by thereunder is in representation of registration and the matter preceding of or incidental to thereto has been complied, कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी लो की, जो आपने बता रखी है कंपनी लोग अंदर, हमने सब फुलफिल कर दी और हमारी सब डिटेल हमने दे दी। उसके बाद पढ़ते हैं हम अगला। फिर उसके बाद होती है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन। देखो पढ़ो समझो। पहला जाएगा एमओए, पहला मैं डॉक्यूमेंट गिना रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी गिना। पहला जाएगा एमओए, उसके बाद जाएगा एओए, एंड उसके साथ जाएगा डिक्लेरेशन किसका? प्रोफेशनल का। अब दो डिक्लेरेशन और जाएंगे, किन किन के? एक डिक्लेरेशन तो जाएगा हमारे सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम का, और एक डिक्लेरेशन जाएगा हमारे मैनेजमेंट का, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कहें तो फर्स्ट डायरेक्टर का। पढ़ते हैं वे डिक्लेरेशन। तो जो हमारे कौन कौन से डिक्लेरेशन दो हो गए, एक डिक्लेरेशन हुआ है, सॉरी दो बोला हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा मेमोरेंडम क्या होता है, फिर आर्टिकल देंगे, मतलब मेमोरेंडम देंगे, आर्टिकल देंगे, उसके बाद हम एक प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद दो डिक्लेरेशन और जाएंगे, एक जाएगा हमारे पास सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम का, और एक डिक्लेरेशन जाएगा हमारे पास डायरेक्टर का। पढ़ते हैं कि क्या देंगे। द डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एंड फॉर अ पर्सन नेम्ड इन द फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम और फर्स्ट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन जाता है। उसके अंदर क्या चीज आती है? He has not convicted any false offense in the connection with the promoting, formatting and management of the company, कि उसने कंपनी बनाने में, कंपनी चलाने में कोई आज तक फ्रॉड नहीं करा। आज तक नहीं भी हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसने कोई फ्रॉड नहीं करा, ऐसा वो डिक्लेरेशन देगा। ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी फॉर फ्रॉड और मिसबिहेव और मिसचीफ मान लीजिए, और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई भी उसने ड्यूटी का ब्रीच नहीं करा, कोई भी गिल्टी उसके ऊपर प्रूफ नहीं हुआ लास्ट 5 ईयर में, पिछले 5 साल में उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं हो पाया कि वो उसने किसी लोग की रिक्वायरमेंट, कंपनी लोग की किसी रिक्वायरमेंट को तोड़ा है, या फिर वो गिल्टी प्रूफ हुआ है। ऐसा पिछले 5 साल में, 5 साल से पहले हुआ था तो आप वैलिड हो, मतलब इस वाले पॉइंट के लिए आप वैलिड रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। That all the document filed with the registrar for the registration of the company containing information which is correct and true। देखो ये जो थर्ड डिक्लेरेशन है, ये आपने कहीं यहाँ पढ़ा था? प्रोफेशनल वाले में ये लाइन पढ़ी है? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि प्रोफेशनल जिम्मेदार ही नहीं है। प्रोफेशनल सिर्फ इतने जिम्मेदार है कि जो लोग की रिक्वायरमेंट है वो सही से करा सके, लेकिन जो डेटा इन्फॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट है या नहीं है, उसकी जानकारी प्रोफेशनल को नहीं होगी। उसकी जानकारी सही देंगे बिजनेस के जो मेंबर्स हैं, या फिर बिजनेस के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्हें ही देनी पड़ेगी। तो इसलिए उनके डिक्लेरेशन में ये वाली पॉइंट है। अब एक बार बताओ, अगर किसी के डिक्लेरेशन में ये वाले पॉइंट है, जैसे कि इनके डिक्लेरेशन में ये वाला पॉइंट है कि जो डेटा है वो करेक्ट है, और इनके डिक्लेरेशन में जो सब मतलब जो प्रोफेशनल है उनके डिक्लेरेशन में ये पॉइंट नहीं है कि जो डेटा है वो करेक्ट है, तो उस केस में अगर डेटा इनकरेक्ट निकला या कुछ गड़बड़ हुई तो कौन किसे पकड़ेगी? किसे पकड़ेगा? लोग क्या प्रोफेशनल को पकड़ेगा? उनके डिक्लेरेशन में ये बात नहीं है। डिक्लेरेशन में किसके ये बात है? मेंबर्स के और डायरेक्टर्स के। तो अगर लोग किसी को पकड़ेगा, अगर कोई गड़बड़ होती है तो उस केस में किसे पकड़ेगा? मेंबर्स को और डायरेक्टर को, ना कि प्रोफेशनल को, यानी कि ना कि सीएस या सीएमए को नहीं जिम्मेदार बनाएगा अगर आगे को कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, या ड्यूरिंग द कंपनी बनाने टाइम अगर कोई फ्रॉड पकड़ लेता है रजिस्ट्रार, तो उस केस में उसके लिए लाइबल किसे मानेगा? मेंबर्स को और डायरेक्टर्स को, ना कि प्रोफेशनल्स को। और उसके साथ क्या फाइल करेगा? एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर ऑफिस एस्टैब्लिश, कि जब तक कंपनी नहीं बन रही, कि रजिस्टर ऑफिस नहीं बनना कंपनी का, जब तक एक एड्रेस बताना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, जिस एड्रेस को वेरीफाई भी करेगा, कर लेगा कहीं ना कहीं, करा लेगा उसी किसी बंदे से। और उसके साथ ही अगर जो कोई कम्युनिकेशंस करने पड़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, तो वो भी उसी रजिस्टर ऑफिस पे भेजे जाते हैं।
पर्टिकुलर्स के साथ पर्टिकुलर्स होगा, नेम इंक्लूडिंग सन नेम, नेशनैलिटी ऑफ ईच सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम इंक्लूडिंग प्रूफ आइडेंटिटी, कि भाई ये बता रहा है कि अब क्या क्या उसके अंदर आएगा, जो उसके डिक्लेरेशन होंगे उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर ये प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे कि हाँ मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मेरी ये नेशनैलिटी, ये सब कौन देगा, मेंबर्स भी देंगे, और सेम ही कहीं ना कहीं सेम पर्टिकुलर ही देंगे डायरेक्टर्स भी। लेकिन बस डायरेक्टर्स में एक चीज आएगी कि उनका डीन एक्स्ट्रा जाएगा, डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि उनके पास एक नंबर होता है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वे उसी नंबर से पहचाने जाते हैं, तो उन्हें वो नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार, यही चीज हम पढ़े। देखो ऐसा मैंने इसे बनाया कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन मेन पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी उसके अंदर सब पॉइंट, और फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर सब सब पॉइंट, और फिर उसके अंदर ये पर्टिकुलर हम पढ़ रहे हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ द interest of the persons mentioned in the articles as the first director of the company in other form or body corporate along with their consent or to act as a director। इसमें यही बताना पड़ेगा जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो किसी और कंपनी में तो डायरेक्टर की भूमिका नहीं निभा रहा, और अगर निभा रहा है तो किस कंपनी के अंदर निभा रहा है, उसे ये बताना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, और सारे डॉक्यूमेंट देखे आरओसी ने वेरीफाई कर लिया, और उसने कहा कि बंदा जेन्युइन है, अच्छा बंदा है, मतलब कंपनी के ओवरऑल सब चीज ठीक है, सारे कागज डॉक्यूमेंट ओके हैं, तो वो इनकॉर्पोरेट करेगा। अब वो फिर देगा इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो दे देगा कि बधाई हो, कंपनी हुई है, कंपनी का एक वो देगा, जैसे एक बर्थ होती है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट, इसी तरीके से जब कंपनी बनती है तो उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। देता कौन है, रजिस्ट्रार देता है। जिस दिन से सर्टिफिकेट दिया जाता है उस दिन से ही माना जाता है कि आज से कंपनी चालू हो गई, आज से कंपनी बन चुकी है, उससे पहले कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं होती। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी जब ही खत्म होती है जब उसका बाइंडिंग अप हो जाता है, वरना कंपनी चलती रहती है। ये हमें परपेचुअल सक्सेशन बताता है। The registrar, on the basis of documents and information filed, shall be register all document and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to effect that the proposed company is incorporated under this act। उसके बाद अलॉटमेंट करता है सीन। अलॉटमेंट ऑफ सीन का मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जैसे हमारा आधार नंबर होता है जो उससे हमारी पहचान होती है, इसी तरीके से कंपनी का अपना सिन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो कॉर्पोरेट वर्ड में उसकी आइडेंटिटी बताता है, वो वाला नंबर। आप ये मान के चलिए कि कॉर्पोरेट वर्ड में जिस नंबर से कंपनी पहचानी जाती है उसे कहते हैं सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये कौन देता है, ये भी रजिस्ट्रार देता है, और इस सर्टिफिकेट पे भी लिखा रहता है और अलग से भी दे देता बताता है इसका, तो उसे कहते हैं सिन। ये देता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही। on from the date of mention in the certificate of incorporation, the registrar shall allot a company to a sin, which shall be the distinct identity of the company and which shall also be included in the certificate। उस सर्टिफिकेट पे भी वो नंबर लिखा रहता है, सिन नंबर। उसके बाद होता है मेंटेनेंस ऑफ कॉपी। मेंटेनेंस ऑफ कॉपी वाला प्रोविजन सिर्फ ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए हैं कंपनी ने, उसे भी डॉक्यूमेंट अपने पास प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे जब तक कंपनी चल रही है, यानी कि जब तक कंपनी जीवित है। कहने का मतलब ये है कि जो रिलायंस कंपनी जब बनी थी, जो उसके मेमोरेंडम थे, जो उसके आर्टिकल्स थे, या जो उसके डिक्लेरेशन थे, सब प्रोफेशनल के या मैनेजमेंट के या फिर क्या बोलते हैं सब सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम के, वे सारे डॉक्यूमेंट रिलायंस को पास आज भी होंगे उसके मेन ऑफिस में, और उसे हमेशा अपने मेन ऑफिस में भी रखने पड़ते हैं, और ये वाले डॉक्यूमेंट सिर्फ मेन ऑफिस में ही रखे जाते हैं। तो ये कह रहा है सब मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो जो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, दुनिया टेढ़ी है सबको पता है, तो कुछ किसी मेंबर्स ने या किसी डायरेक्टर ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, और कंपनी अभी बनी नहीं है, कंपनी बन रही है, तो जब रजिस्ट्रार चेक कर रहा था इन्फॉर्मेशन, उसे लगा कि इन्फॉर्मेशन इनवैलिड है या इनकम्प्लीट है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन में कुछ डिफॉल्ट है, कुछ गड़बड़ी है, तो उस केस में क्या करेगा वो हम पढ़ते हैं। फर्निचर ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सस्पेशन ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट छुपाया है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उसे पकड़ लेता है रजिस्ट्रार का कंपनी बनाने टाइम, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है फर्स्ट टाइम, जब भी पकड़ लेता है तो उस केस में क्या होगा। इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और सस्पेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच ही विल अवेयर in any of the document filed with the registrar in a relation to the registration of company,
तो जो पर्सन जिस पर्सन को जानकारी थी उसने जानकारी छुपाई या जिस पर्सन ने गलत जानकारी दी, तो उस केस में उस पर्सन को रहेगा लाइबल टू फ्रॉड, उसे फ्रॉड के अंदर डाला जाएगा। सेक्शन 447 सबसे खतरनाक सेक्शन है, लेकिन इंटर के सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया जाता। इस सेक्शन में पहुंचने के बाद समझो मामला खत्म है, उस बंदे का भी कहीं ना कहीं उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और पेनल्टी तो अच्छी भुगतेगा ही, और साथ में कंपनी को भी बहुत ज़्यादा पेनल्टीज और बहुत कैश कंसिक्वेंस झेलने पड़ सकते हैं, ये आप मान के चलिए। लेकिन कंपनी ऑलरेडी बन गई, तो फिर एक बात बताओ, कंपनी अगर बन गई, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कंपनी इज बाइंड अप बाय लॉ। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कंपनी बनती भी लॉ से है और मिटती भी लॉ से ही है। तो अगर कंपनी बन चुकी गलत जानकारी देके और अभी तक पता नहीं चल पाया था, रजिस्ट्रार को बाद में पता चला, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, द प्रमोटर, द पर्सन नेम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन ई शैल बी लायबल फॉर द फ्रॉड अंडर 447। तो वो पर्सन भी 447 में माने जाएंगे, जो पर्सन उस फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे। मान लो कंपनी बने, कंपनी बनने से पहले या फिर कंपनी बनने के बाद अगर कोई डिफॉल्ट पकड़ा गया, तो मेंबर्स तो जाएंगे 447 के अंदर ही, या पर्सन तो जाएंगे 447 के अंदर जिन्होंने डिफॉल्ट करा है। लेकिन जो अब कंपनी बन चुकी तो उस कंपनी को वाइंड अप करेंगे, और तो वाइंड अप का रूल, वाइंड अप का ऑर्डर या किसी और कोई और ऑर्डर जो देगा वो देगा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल माने कोर्ट ऑफ दी कंपनीज की, कंपनीज का जो कोर्ट है उसे कहते हैं ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। वेयर अ कंपनी हैज बीन गेट इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बन चुकी बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में जो क्या बोलते हैं अपना, द ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार बीइंग सेटिस्फाइड एट द सिचुएशन सो वारंट। तो वो जो क्या बोलते हैं अपना जो रजिस्ट्रार जो वो है ना अपने ट्रिब्यूनल जो जज हैं, तो वो जज इनमें से कोई सा भी डिसीजन सुना सकते हैं। जो ये डिसीजन की लिस्ट दे रखी है, इन डिसीजन में से कोई सा भी डिसीजन जज सुना सकते हैं। क्या डिसीजन है? पास एनी सच ऑर्डर एज मे बी थिंक फिट फॉर द रजिस्ट्रार रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंज इन द मैनेजमेंट मेमोरेंडम। उन्हें जो भी ठीक लगे, वे कहें मेमोरेंडम में बदलाव करो करो, आर्टिकल में बदलाव करो करो, मैनेजमेंट बदलो बदलो, शेयर होल्डर में चेंज कर दो कर दो, जो भी बोल दे वो कर दो अगर उन्हें सही लग रहा है। तो कंपनी में कुछ जो फंडामेंटल चीजों में कुछ बदलाव करना करवाना चाह रहे हैं कर दो, क्योंकि वे तो भाई लोड है कहीं ना कहीं। जजेस जो होते हैं उनका जो फाइनल डिसीजन होता है, तो वे कह रहे हैं कुछ चेंज करना है तो कर दो वो चेंज। या फिर वे कह रहे हैं कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है उनकी अनलिमिटेड बना दो। बहुत वे उल्टे डॉक्यूमेंट दे थे ना, हमें हमें सिखाए थे ना लोग, ठीक है अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मजा लेंगे, लाइबिलिटी सब मेंबर की आज से अनलिमिटेड, जाओ पर्सनल एसेट जाएगी अब तुम्हारी, ऐसा भी कह सकते हैं कौन? कोर्ट। या फिर डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या फिर कहेंगे कि तुम रजिस्ट्रार से कहेंगे कि आपने जो अपना जो नेम लिखा है ना रजिस्टर में इस कंपनी का, उसे काट दो। नेम काटने का मतलब ये होता है कि जो अपना इनको जो सब वो मिला है ना सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं कैंसिल कर देना, कि जो शेयर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल कर दो। तो कंपनी कहीं सर्टिफिकेट ही नहीं दिखा पाएगी तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी। मान लिया कंपनी बनी हुई है, आज भी जीवित है, लेकिन बिना सर्टिफिकेट तो कंपनी बनी की, उसे कहते हैं ना मुर्दा, मुर्दा लाश बोलते हैं जिसे। तो उस तरीके से कंपनी एक तरीके से एक्टिव मतलब कभी कुछ ऑपरेशन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा। तो कंपनी है आज भी जीवित है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, यानी कि उसका नेम अगर रजिस्ट्रेशन से हटा दिया तो उस केस में वो कोई ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगी अपने नाम पे। ऐसे भी कह सकता है कि आप ऐसा करो नेम ही रिमूव कर डालो। या फिर अगर कोई ज्यादा ही कोई बेकार चीज मतलब पूरी ही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो कोर्ट कहेगा बस खत्म, बंद करो इसे, फिनिश, टाटा गुड बाय, गई कंपनी। तो कंपनी कर दो खत्म, यानी कि उसे ऑर्डर दे देगा कोर्ट कि बाइंड अप कर दो। या फिर और कोई इनके अलावा ही कोई और ऑर्डर लगता है तो उसे भी कोर्ट दे सकता है, कोर्ट की मर्जी है। यहाँ पे सारी जो छूट है या जो सारा अधिकार है, छूट नहीं बोलेंगे, अधिकार है, उनका अधिकार होता है लो में उनका क्या बोलते हैं अपने पास जजेस का, कि वे अपने हिसाब से कोई भी जजमेंट दे सकते हैं इनमें से, या फिर इनके अलावा उन्हें कोई सही लगता है तो वो जजमेंट भी दे सकते हैं। मान लो कोर्ट कहता है कि इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दो, या इस कंपनी को पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दो, या प्राइवेट को पब्लिक में कर दो, या कोई भी कॉम्बिनेशन कह रहा है, तो वो भी कोर्ट के कहने पे करना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने कहा है तो कहा है, भाई ने कहा करने का तो करने का। इसी तरीके से कोर्ट ने कहा कि ये काम करने का तो करने का, कंपनी के रिगार्डिंग, अगर वो कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन देके बनी है तो। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 7,
के अंदर ही पढ़ रहे थे हम सिंप्लीफाइड परफॉर्म स्पाइस फॉर्म, ये हमारा लास्ट था। इसके बाद मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, पार्ट 5 कर दूंगा मैं क्लोज, और पार्ट 5 में हम आगे का पढ़ेंगे। स्पेसिफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस, ये कैसा फॉर्म होता है? ये कि इलेक्ट्रॉनिकली एक सिंप्लीफाइड एक फॉर्म बना दिया जिसके अंदर सारी डिटेल आ जाती हैं जो एक कंपनी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और एक फॉर्म भरतों के साथ ही उसके रिक्वायरमेंट फिल के साथ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और जैसी वेरीफाई होगी हमारा सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो पहले कई फॉर्म थे, लेकिन अब कई फॉर्म भरने की जाए एक ही जगह एक ही फॉर्म में सारी डिटेल मांग लेते हैं, उसे कहते हैं स्पाइस फॉर्म। तो हमने कल तक यहाँ तक पढ़ा था। अब मैं आपको दिखाया जा रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा एक तो स्पाइस फॉर्म होता क्या है। तो मैं लाया था, प्रैक्टिकली हम लेंगे, देखो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है कोई दिक्कत नहीं, हम प्रैक्टिकली भी चीज़ें देखते चलेंगे। तो जो स्पाइस फॉर्म है इस यो है फॉर्म नंबर INC 32, यानी कि इनकॉर्पोरेशन का 32वां जो फॉर्म है उसे कहते हैं स्पाइस फॉर्म, ठीक है ना। फॉर्म नंबर INC 32 स्पेसिफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्पाइस फॉर्म। सबसे पहले हमसे पूछेगा, हमारी लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में जा रहे हो। ये पोर्टल पे चलती है सब चीज़ें, ये PDF मिलती है, लेकिन मैंने डाउनलोड कर ली, लेकिन पोर्टल की चीज़ें पोर्टल पे भरनी पड़ती हैं रियल टाइम में। इंग्लिश लिखा, उसके बाद ये तो अपने आप आएगा। देखो, वेदर द कंपनी इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी नेम। जब भी हाल दो ये इंटर का पार्ट है, लेकिन फिर बता देता हूँ, जब भी कंपनी कोई बनाते हैं उससे पहले हमें उस कंपनी का नेम रजिस्टर कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। कंपनी का कोई नेम तो होगा ना, तो सबसे पहले जब कंपनी बनेगी उससे कुछ दिनों पहले हमें कंपनी का नेम रजिस्टर कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। और वो नेम किसी और कंपनी के नेम जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी और कंपनी के नेम के साथ किसी और कंपनी के नेम जैसा नहीं होना चाहिए, या फिर उस नेम में कोई किसी सरकारी संस्था का नाम नहीं आना चाहिए, यानी कोई फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसी एक लिस्ट है पूरी इंटरमीडिएट के सिलेबस में कि वे सब चीज़ें उसमें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक नेम रजिस्टर कराते हैं, और वो जो नेम रजिस्टर होने के बाद अगर मान लो ROC ने नेम रजिस्टर कर दिया, तो उसके बाद उसकी कुछ डिटेल है ये अपने आप आ जाती है पेरी फील्ड, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक। टाइप ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी किस टाइप की है टाइप डालना पड़ता है। यही यहाँ भी सेम टाइप ऑफ द कंपनी डालना पड़ता है, किस टाइप की कंपनी है। फिर पूछते हैं किस क्लासेस कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट है कि OPC है। मान लो मैं कह रहा हूँ पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना, मैंने पब्लिक को टिक लगा दिया। फिर कैटेगरी, किस कैटेगरी की कंपनी है, सब कैटेगरी कोई कैटेगरी है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी आएगी, ठीक है ना, ऐसा आएगा। पूछेगा वेदर प्रपोज कंपनी इज एन IFSC, क्या IFSC कंपनी तो नहीं है, तो है या नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं है। उसके बाद पूछेगा इस कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल और नॉट, कि मतलब ये पूछा है कंपनी जो बना रहा है उसकी शेयर कैपिटल है या नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। अगर गारंटी होगा तो उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं होगी। तो मान लो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम माने हम जो कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, हमारे शेयर होल्डर भी हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि लिखेंगे हैविंग शेयर कैपिटल पे टिक लगाएंगे। अब एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बन सकती है इसके हिसाब से, तो पब्लिक कंपनी बन सकती है, और OPC भी, कि कोई सी भी कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास ऑफ कंपनी। ये कंपनी चाहे किसी भी क्लासेस की हो, किसी भी हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, OPC हो, वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी बन सकती है और गारंटी भी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो इस पर लगाएंगे हैविंग अ शेयर कैपिटल, और गारंटी है तो इस पर लगाएंगे नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। पूछ रहा है अगर सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में कंपनी बनाने से पहले हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, हमने पढ़ा था सेक्शन 8 में। तो अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है उसका एक नंबर देगी गवर्नमेंट, तो वो नंबर यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। मान लो कोई नंबर होता, अगर सेक्शन 8 कंपनी बनाते तो हम, तो उसमें लगती है हमारी अप्रूवल, मतलब हमारी अप्रूवल नहीं, सॉरी, हमारी अप्रूवल नहीं, उसमें लगती CG की अप्रूवल, और CG हमें एक सर्टिफिकेट देता, मान लो उसका नंबर है ये, तो ऐसा हम नंबर लिख देते हैं उसके आगे, अगर कोई नंबर है, लेकिन हम बना ही नहीं रहे ना। सेक्शन 8 कंपनी क्यों बनाए भाई, हम बनाएंगे पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये बेरियस नहीं हो रहा, आप समझ जाइए, कोई नहीं ऐसी। उसके बाद पूछेगा मेन डिवीजन ऑफ द इंडस्ट्री एक्टिविटी ऑफ कंपनी, कि क्या उसका मेन डिवीजन कौन सी रहेगी, किस डिवीजन में जाना चाह रहा है वो। वेदर द आर्टिकल इन एच, मतलब इन एच मतलब इंट्रेंच, मतलब इंट्रेंच में मतलब होता है बदलाव, क्या आर्टिकल में बदलाव कर रहा है। नंबर ऑफ द आर्टिकल्स टू विच प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट शैल बी एप्लीकेबल, ये एक इंटर का पार्ट है, वैसे इंट्रेंचमेंट क्लोज होता है कि मतलब आगे को बदलाव कर सकते हैं,
तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन आप इसे इग्नोर करिए, इसे छोड़िए। ये आपके फाउंडेशन का पार्ट, हल दो फाउंडेशन का तो पार्ट है ही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो इंट्रेंचमेंट एक चीज़ जो होती है वो इंटरमीडिएट में आती है, तो आपको यहाँ बताना ही कंफ्यूजिंग होएगा, आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का? टोटल और टोटल, सॉरी, टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल इन रुपीज। कि मैं मान लो मैं कहता हूँ कि हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल है कंपनी की, लेट सपोज 1 लाख, ठीक है ना। ये डिटेल यहाँ बढ़ते हैं हम। 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल हो गई। कैसे कैसे, मतलब इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है, अनक्लासिफाइड कितनी है। तो मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल है, जिसमें से 90,000 की तो हमारे पास इक्विटी है, और 10,000 की हमारे पास फिर प्रेफरेंस है। अब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर तो सबको पता होगा आज के टाइम में। इक्विटी शेयर वह होते हैं जिन्हें वोटिंग राइट भी मिलता है, लेकिन जिनका कोई डिविडेंड फिक्स नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर वह होते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट मिलता है डिविडेंड के टाइम पे। नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो रुपीज़ का बताएंगे, मान लो 10 रुपीज़ ईच है, लेट सपोज 10 रुपीज़ ईच। और प्रेफरेंस शेयर भी लेट सपोज, आल दो प्रेफरेंस शेयर का रेट थोड़ा अलग होता है, लेकिन मानो 10 ही रुपीज़ है, आप मान के चलो। तो कितने शेयर हो गए हमारे पास? ये हो गए 9,000। और ये हो गए हमारे पास 90 हो गए क्या फिर से? ये हो गए हमारे पास 9,000, और ये हो गए हमारे पास 1,000। ऐसा करके बनाते हैं हम, भरते हैं डिटेल। ये हो गया हमारे पास 1,000। तो नंबर ऑफ 9,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, तो कितने के हो गए? 90,000 के। 1,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, तो ये हो गए 10,000 के। ये तो हमारी ऑथराइज थी। अब वो पूछ रहा है कितने सब्सक्राइब्ड है। सब्सक्राइब मतलब कितनी जो हमने ऑफर करी और पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मान लीजिए हमने ऑफर करी थी 6,000 की, हमने ऑफर करी थी, ऑफर ज़्यादा ही करी थी। अभी मान लो 6,000 हो गई हमारी सब्सक्राइब, या हमने 6 की ऑफर करी, 6 की सब्सक्राइब हो गई। पॉपुलर कंपनी है हमारी, तो हमारी कंपनी पॉपुलर है, तो हमारी होगी 6, बोले तो 6 नहीं बोलते, हम बोलते हैं 60,000 मान लीजिए आप। 60,000 की हमारी हो गई, जिसमें से कि 40,000 की तो हमारी हुई इक्विटी की, और 10,000 की हुई हमारी, वो 20,000 की हुई हमारे पास प्रेफरेंस की। आप ये मान के चलिए, ठीक। और रुपीज़ तो वही रहेगा, लेट सपोज। तो रुपीज़ आ गई यहाँ भी 10। अरे 10 भाई, तो 10, और ये भी आ गए 10। तो कितने शेयर हो गए? ये हो गए 4,000 शेयर, और ये हो गए 2,000 शेयर। 4,000, 4 एंड 2,000। अरे व्हाट हैपन विद दिस? अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास 2,000। तो ऐसा करके हमारी होगी सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये डिटेल पूछा है कितने मेंबर्स हैं, तो इसकी डिटेल हम वैसे ही पढ़ लेंगे। कितने मेंबर्स हैं, एंटर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। कि प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम 200 है, पब्लिक में तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एक्सक्लूडिंग पोस्ट एम्प्लॉय, ये क्यों पूछ बोला है? देखो देखो देखो, 200 की लिमिट मान लो, यहाँ लिखूँ मैं 200 की, कि मैक्सिमम कितने हैं? 200, जिसमें से कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज और पोस्ट एम्प्लॉय। यहाँ एलिजिबिलिटी मान लो मैक्सिमम मेरे पास कितने मेंबर हैं इस टाइम कंपनी में मेरे, मानिए आप मेरे मेंबर्स हैं कंपनी में 240। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज का लेक्चर। मानिए ये है 240। अरे हो जा भाई। अच्छा होएगा कैसे, मैंने सेलेक्ट ही नहीं करा ना। ये है 240 मेंबर है टोटल में, ये एंटायर बता दिए। मैक्सिमम मेंबर्स एक्सक्लूडिंग प्रपोज्ड एम्प्लॉय, कि ऐसे एम्प्लॉय जिन्हें शेयर दे रहे हैं उनके अलावा कितने मेंबर हैं। मान लो 20 एम्प्लॉय को शेयर दे रहे थे, तो 240 में से 20 गया, तो 220 हमारे पास अब है। ये कैसा आया है? यह है 240 माइनस 20।
कि 240 तो हमारे पास टोटल मेंबर थे, जिसमें से 20 हमारे एम्प्लॉयज़ थे। तो एम्प्लॉयज़ मेंबर्स को हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते, हमने पढ़ा था। अब मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे फॉर्म में भी आता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास 240 माइनस का 20, ऐसे आया है ये 220। नंबर ऑफ मेंबर, कि आप कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर आ गए हमारे पास। अच्छा, ये देखो मैक्सिमम लिमिट थी कितने हमारे पास हो सकते हैं, तो और कितने हमारे पास इस टाइम है। तो मान लीजिए सेम ही है हमारे पास, हम ये मान रहे हैं सेम ही है। जितने की लिमिट थी हमने पूरी लिमिट फॉलो कर रखी है। तो यहाँ भी ये चीज़ें ही कॉपी हो जाएंगी कि नंबर ऑफ मेंबर्स तो है हमारे पास 240, ये मान के चलिए। लेकिन उसमें से हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ को हटा दें हम, तो 220 है। तो अब एक बात बताइए, ऐसी कंपनी का प्राइवेट कंपनी बन पाएगी जिसके मेंबर 220 है मैक्सिमम? ये करंटली 220 मेंबर है जिसके अंदर, नहीं बन पाएगी ना। तो अगर हम ऊपर प्राइवेट कंपनी में टिक लगाते, लेट सपोज किधर है प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी, कंपनी, अरे ये रही। अगर हम प्राइवेट पे टिक लगाते तो वो यहाँ ही मना कर देता कि आपके मेंबर ज़्यादा हैं तो आप नहीं बना सकते। लेकिन पब्लिक पे टिक लगाया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 220 का 2000 हो, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगी। फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस देगा कि क्या एड्रेस है कंपनी का, तो यहाँ पे एड्रेस भर देगा। कुछ भी भर लीजिए यार, चलो छोड़ो, मैं इसको ऐसे हाईलाइट ऐसे टिक लगा देता हूँ कि यहाँ पे हो गया करस्पॉन्डेंस लाइन 1, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ये भी एड्रेस जो कहा था ना कि ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहिए जब तक कंपनी नहीं बनेगी, देखो सेक्शन में कहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ कहा था। प्रैक्टिकली चीजें सीखेंगे हम। एक सेकेंड, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस को बोला था वो हमारे पास, मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा। द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस रिलीज रजिस्ट्रेशन स्टैब्लिश, तो एक एड्रेस देना पड़ता है ना, ये कह रहा था ना एड्रेस देना पड़ेगा। ये एड्रेस देखो इस फॉर्म में इस तरीके देना पड़ता है। लाइन ऑफ बिजनेस किसकी, मतलब लाइन, एड्रेस लाइन, फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम की एक ईमेल आईडी बना लेंगे, मतलब XYZ कंपनी लिमिटेड, इस तरीके से एक आईडी बना के यहाँ पे ईमेल आईडी भी लगा देंगे कंपनी की। ठीक, कंपनी की भी ईमेल आईडी बनती है, मुझे भी आज ही पता चला इसमें देख के। तो लाइन ऑफ द बिजनेस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंपनी की ईमेल आईडी, ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस बनेगा। ये एड्रेस पर कम्युनिकेशन होगा जब तक कंपनी नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। वेदर द एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंस इज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये पूछा है कि जो एड्रेस आप दे रहे हो क्या यही एड्रेस पे आप अपना ऑफिस बनाओगे कंपनी का? बनाओगे तो हाँ लगाओ, नहीं बनाओ मान लो मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ अतरंगी हूँ, मैं कहीं और बनाऊंगा, नहीं तीन नहीं पटिक लगा दो। नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी इन विच द प्रपोज कंपनी रजिस्टर, देखो अब समझो, हर एक जो एक पर्टिकुलर एरिया का अपना एक अलग ROC होता है, मतलब एक अलग रजिस्ट्रार होता है। तो ये पूछ रहा है कि आपके रजिस्ट्रार ऑफिस का नेम क्या है, कि आपका रजिस्टर ऑफिस कहीं ना कहीं किस लोकेशन पर आता है, ये पूछ रहा है। तो हर एक कंपनी जब का अलग रजिस्ट्रार होता है, तो आपका रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वो कहाँ है, कि वो कहाँ किस नेम से है, तो उसका नेम यहाँ आ जाएगा। ठीक, पर्टिकुलर ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूवल टाइम, अप्रूवल नेम, कि क्या नेम आपने प्रपोज करा था और क्या नेम अप्रूवल हुआ, वो सबकी डिटेल आ जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द कॉइंड कॉन्साइंड वर्ड प्रपोज नेम, ये तो साहब छोड़िए, आपके पास उसका नहीं है इंटर का पार्ट। वेदर द प्रपोज नेम इंक्लूड द फेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट, देखो ऐसा ही ट्रस्ट वगैरह के नहीं, मैं अलाउड करती नहीं, लेकिन पूछ रही है। मान लो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट हो तो आपके नेम के आगे लगा होगा, तो आप गेस करिए, नौकरी में कह दो नहीं हूँ मैं। वेदर द प्रपोज नेम कंटेनिंग द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये पूछा, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट, CG, या कोई सेक्रेटोरियल, या फिर किसी का नेम, किसी और कंपनी का नेम जो आपका है, ऐसे नेम का आपका सर्ट को जल्दी से मिलता नहीं, इसीलिए ये पूछ रहा है कि ऐसा नेम है तो नहीं, और है तो फिर आपको अप्रूवल दिखानी पड़ेगी कि हाँ आपने अप्रूवल ली है इस नेम के लिए, तभी आपको मिला है। अप्रूवल पे मिलेगा ही नहीं आपको, आप लेकर दिखा दो कोई कंपनी, लिख के लेकर दिखा दो वजह सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड, मिल जाए तो नहीं मिलेगा। तो ये पूछा नहीं मिलेगा ना, हमें तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि हम तो है ही नहीं भाई, तो नहीं नहीं नहीं। वेदर द नेम इज सिमिलर टू दी, देखो जो मैं ऊपर बोला था कि नेम सिमिलर भी नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी, एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, कि एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के जैसा नेम है तो नहीं, तो हम करेंगे नहीं है। देखो इसलिए यहाँ पर रेड रिक्वायरमेंट नहीं है
क्योंकि इसने नो का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए रिक्वायरमेंट ही नहीं दी। अगर है तो भरो, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, हम इसे भरेंगे ही नहीं। अगर भरते तो क्या पूछता है, अटैच द कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ड्यूली अटैच्ड बाय द डायरेक्टर केपीएमजी ऑफ द कंपनी। कि अगर ये मान लो ये कह रहा है कि आपका किसी मौजूदा कंपनी से या किसी फॉरेन कंपनी से नेम मिलता है, तो हाल तो आरओसी आपको देगा नहीं, लेकिन आप लेना चाह रहे हैं फिर भी, तो उस कंपनी के में जो रिसोल्यूशन पास हो गया, उसने कंपनी कहा कि हाँ हम मेरा नेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे, आप मेरा नेम ले लो, तो उस केस में वो रिजोल्यूशन की कॉपी यहाँ लगानी पड़ती है। लेकिन हमें तो इससे मतलब ही नहीं है ना कुछ, काटो इसको। Whether the proposed name is based on the trademark registered or subject to the matter applicable to the pending of the trademark है। कोई ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का तो पेंडिंग नहीं है, ट्रेडमार्क होता है ना सबका, तो वो तो पेंडिंग नहीं है। हम कहेंगे नहीं, सब बढ़िया है, सब चंगा सी, कोनो गड़बड़ नहीं। इसे कर देते हैं हम इरेज, थोड़ा अजीब सा हो गया ये। तो हम कहेंगे एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। स्पेसिफाई द क्लास ऑफ द ट्रेडमार्क, सब वही कह रहा है कि जब नहीं लगा दे तो ये तो आगे बनने की जरूरत ही नहीं। देखो तो पूछा नेम ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनकी सब डिटेल यहाँ पे भरी जाएंगी। ये क्या बोला है, देखो ये समझो, पर्टिकुलर्स ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट डायरेक्टर, कि नो कोई नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट डायरेक्टर भी है तो उसकी डिटेल, मतलब कोई एओपी या कोई भी इंटर का पार्ट, या कैसे बताऊंगा, मान लो कोई और दूसरी संस्था है, वो संस्था भी अगर मेंबर के तरीके से जुड़ी है कंपनी के अंदर, तो संस्था की डिटेल आती है। यही है कि सब किस टाइप को शेयर है, तो बाकी सब तो आप पढ़ ही लोगे, मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप पे। सब यही चीज़ है, मैंने बेसिक बेसिक ऊपर से बता दी जरूरत है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ नोटेशन को। तो ये था हमारा स्पाइस फॉर्म। तो मैंने आपको स्पाइस फॉर्म के दर्शन करा दिए, कैसा होता है स्पाइस फॉर्म। एक और फॉर्म पढ़ेंगे अब, जिसके अंदर डिक्लेरेशन देते हैं डायरेक्टर और फर्स्ट फर्स्ट डायरेक्टर है सब्सक्राइबर। पढ़ा था ना हमने रिक्वायरमेंट के अंदर भी, ऐसे नहीं, सब रिक्वायरमेंट के जो फॉर्म है सब देखेंगे हम। ये देखो डिक्लेरेशन ऑफ द, ये वाला नहीं, ये तो हमारा डिक्लेरेशन, हमारा मीन्स ये तो उसका डिक्लेरेशन था प्रोफेशनल का, ये वाला डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ इस सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एंड द पर्सन इन्वॉल्विंग फर्स्ट डायरेक्टर, तो उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो ये वही कह रहा है कि जो उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है, वो डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है, उस फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 मिनट आप रुक जाइए बस, बस 1 मिनट में भी आता हूँ। सॉरी फॉर आपको वेट कराया, लेकिन मैं क्या कह रहा था, सेकंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो डायरेक्टर का डिक्लेरेशन होता है, और जो वो फर्स्ट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन होता है, और सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम का जो डिक्लेरेशन होता है, वो जिस फॉर्म में दिया जाता है उस फॉर्म को कहते हैं INC3, यानी कि इनकॉर्पोरेशन में यूज होने वाला थर्ड फॉर्म जो होता है, उसके अंदर डिक्लेरेशन जाता है किसका, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम का और फर्स्ट डायरेक्टर का। उस फॉर्म को भी देखेंगे हम। तो यहाँ पाएगा नेम ऑफ द कंपनी, किस कंपनी के आप डायरेक्टर बनने हो, या फर्स्ट या फिर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम बनने हो, तो आपका ये वाला फॉर्म। इट इज डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ये सब वही जो डिटेल है कितने मेंबर्स वगैरह की वो आ जाएगा। ऑथोराइज पर्सन फॉर नॉन फर्स्ट डायरेक्टर सब हो जाएगा। डायरेक्टर है तो उसका डीन होगा, तो डीन की डिटेल भरनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, डिक्लेरेशन हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो सब ये डिटेल आप भाई देख लोगे, समझ जाओगे। डीन का मतलब क्या बोला, आई मान लो, आई मान लो मैं बनता हूँ, मान लो पहले लिखूंगा आई तुषार त्यागी being a subscriber of memorandum of the above mentioned post company hereby solemnly declare that offense that, तो मैं कंपनी का नेम भी एक लिख देता हूँ, एक ऐसी रैंडम कंपनी बना देता हूँ XYZ लिमिटेड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं XYZ लिमिटेड, कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका मैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम बन रहा हूँ। तो बन रहे हैं तो बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे क्या क्या मांगे, क्या क्या बोलेंगे ये हमारी गाड़ी। तो मैं डिक्लेरेशन दूंगा इन पॉइंट्स का, देखो ये पॉइंट्स हैं, वही बस टिक लगाने हैं।
और आगे लिखना है डिक्लेरेशन बॉक्स, डीएनसी बॉक्स, तो मैं डिक्लेरेशन कर दूंगा आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सेम लाइन जो हमने उसमें पढ़ी थी अपने नोट्स में, मैं लगाऊंगा टिक कि हाँ मैंने कोई नहीं करा। आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी फॉर एनी फ्रॉड मिससेफ और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन द कन्विक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर द प्रीसीडिंग 5 years। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है जो हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉर नॉन डेप्ट। ये आप छोड़िए, नहीं आपके सिलेबस की चीज़ नहीं है ना, ये छोड़िए, ये सब छोड़िए। मान लीजिए हाँ ये अभी कोई चीज़ होती है, इस पर भी मैंने मान लीजिए टिक लगा दिया। All the document filed with registrar of the company contains information that is correct and complete and trust to in best of my knowledge and belief कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए वो बेस्ट है मेरी और इन्फॉर्मेशन मेरी नॉलेज में, और वो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे ही मैं ये डिक्लेरेशन लगा देता हूँ, अब मैं जिम्मेदार हो गया कि कंपनी का अगर कल के दिन को कोई डिफॉल्ट पकड़ा गया, कोई फ्रॉड पकड़ा गया, उस केस में मेरी जिम्मेदारी आ जाएगी, फाइन पेनल्टी मेरे पे लगेगी। सेक्शन 447 में मैं जाऊंगा इस लाइन की वजह से। स्टार भी है, देखो इसके आगे स्टार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन डीएफसी, ठीक है ना, इसके बारे में था ये। आई प्रोवाइडेड माई कंसेंट टू द प्रपोज कन्विक्टेड फॉर द एंटिटी एंड हैज नो ऑब्जेक्शन टू द नेम। मैंने कर दिया कि मैंने कंसेंट ले ली पूरी और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेम मतलब पूरी कंसेंट वगैरह सब चीज़ है। I am the member of the company applying for the registration under part A of the chapter 21 of the Companies Act 2013 and hereby declare understand the party। ये सब वही कह रहा है कि मैंने लोग की रिक्वायरमेंट पढ़ ली, सब चीज़ पे हो गई और मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ओके करो। I declare that I propose company has its objective according to the clause of these companies। तो मैंने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया कंपनी के सब चीज़। The memorandum and article of association the company has been dropped up in the conformity with me। देखो ये वाली लाइन जो है ना, इससे आगे की एक चीज़ जनरेट होगी, आगे का एक प्रोविज़न है या आगे के एक पॉइंट है जो आज हम पार्ट 5B में करेंगे, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगी। तो जब मैं 5B कराऊंगा तो आपको इसको एक बार और दिखाऊंगा क्या बोल रहा है। ये कह रहा है जो मेमोरेंडम आर्टिकल में जो चीज़ लिखी है वो मेरी कॉन्फरेंस में लिखी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो चीज़ लिखी है उसके लिए मैं बाइंड हूँ, मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो चीज़ लिखी है उसे मानने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ये होता है इस पे क्लिक करने के बाद, इस पॉइंट पे क्लिक करा तो उसका मतलब आप उस चीज़ के लिए लायबल रहोगे। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं आएगा एक बाइंडिंग वाला पॉइंट, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा दोबारा। आधा रिक्वायरमेंट होता है कंपनी 2013 हमने फॉलो कर दी ये सब, ठीक है ना। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे, इनकम टैक्स को अपना पैन डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डाल देंगे और ये फिर वही है, मुझे लगे सेम कॉपी पेस्ट हुआ है, हाँ सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। तो ये होता है मेंबर का डिक्लेरेशन। तो ये मैं सेव कर देता हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया ना क्योंकि हमने 2 फॉर्म भरे और हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कोई नहीं, अपने पास टाइम है, आराम से करें। पार्ट 5A हो गया ये, मतलब जहाँ तक हमने लेक्चर 4 में पढ़ लिया था 4B के अंदर, उसका रिवीजन कर लिया और उसका प्रैक्टिकली अप्रोच भी देख ली। अब करेंगे हम पार्ट 5B जिससे हम आगे का पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।